सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल समीर सर की पाठशाला को और दबाइए बेल आइकॉन मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। प्रयुक्त क्रमानुपात क्या होगा? इसके सीधा 5:4 हो जाता है इसका आंसर एक ही बार में। लेकिन ये होता कैसा है, ये 5 इधर और 4 इधर क्यों हुआ, वो उसी तरीके से हुआ जो आज बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर समीर सर की पाठशाला में। और आज जो मैं विषय फिर से लेकर आऊँ बिहार एसएससी के लिए है मैथमेटिक्स का, कुछ मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो अब तक आप लोगों का इम्तिहान का समय बिल्कुल आ गया है, समय खत्म हुआ और धड़कनें तेज हो गए होंगे सबकी, तो उस पर आप लोग कंट्रोल रखें। जितना आप लोग पढ़े हैं उसमें से ही आएगा, निश्चिंत रहें। तो ये मैं प्रश्न शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न आपका है, यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि यानी मूलधन जिसको प्रिंसिपल कहते हैं का 30% हो, तो बताया कि कितने वर्ष के बाद यह मूल राशि के बराबर होगा। यानी कि 6 वर्ष के बाद इसका जो है ब्याज जो है उसका मूलधन यानी मूल राशि जो उसका होता है 30%। तो अपने वो 30% जो है वो 100% इक्वल कब होगा। यानी कि आपको बता देना चाहता हूँ कि मूलधन जो होता है वो हमेशा जो है अपने स्वतः मान का होता है 100%। तो इसका बहुत सा आसान सा ट्रिक है। यानी कि 6 वर्ष में 30% आप ऐसे लिखे, यदि 30% होता है 6 वर्षों में 100 वर्षों में, 3 से काटिए, 3 से 5 बार में, 5 से ये चला गया 100, 20 बार में, x इक्वल टू कितना हो गया 20। यानी x क्या था, आप वर्ष मांग रहे थे, हो गया आंसर 20 वर्ष। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर सी। बिल्कुल आपको आसान से टिक लगा होगा, कोई टफ तो है नहीं। इसके अगला प्रश्न लिखने वाला हूँ और आप लोग मेरे साथ रहें। ज्यादा लंबा मैं चलूंगा नहीं बातचीत में, सिर्फ बताऊंगा क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। तो दोस्तों अगला 2 नंबर का प्रश्न आप लोग के सामने है। एक आयत रेक्टेंगल जो होता है वो, उसकी परिधि 60 मीटर है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना हो तो बताएं उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये मान लीजिए आयत है, एक आयत रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये इस प्रकार का। आपको पता है ये भुजा समान होती है और ये भुजा समान होती है। तो आयत का परिधि क्या होता है, आयत की परिधि बराबर होती है 2 इंटू एल प्लस बी। परिधि मतलब चारों को जोड़ के होता है। तो यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। तो 2l प्लस 2b होगा। कॉमन ए ले लेंगे तो 2 ले लेंगे तो l प्लस b हो जाता है। तो यहाँ पर जो है l के बारे में कहा गया है और b के बारे में कहा गया है। तो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना हो। यानी लंबाई अगर जो है ये चौड़ाई अगर x है, x क्या है, मीटर है, क्या मीटर है, तो चौड़ाई है 2x मीटर। इसका मतलब ये हो गया। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है आयत का। तो इस प्रकार से जो है ये आयत की परिधि है 2 इंटू एल प्लस बी, परिधि दी हुई है 60 मीटर। तो 2 इंटू एल का मान कितना दिया हुआ है 2x और बी का मान x इक्वल टू 60। यानी कि ये हो गया 3x, तो 3x और 2 इंटू 2 6x इक्वल टू 60। x कितना हो जाएगा 10, x का मान हो गया 10 हो गया। यानी कि ये इसका x मान 10 हो गया, तो ये हो गया आपको L 20 हो गया और B हो गया आपको 10 मीटर में। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है क्या होता है, L इंटू बी होता है, L इंटू बी। L कितना है आपको 2x और b कितना है x। तो L दिया हुआ आपको, इसका मान है 20 और इसका मान कितना दे दिया आपको 10 इक्वल टू हो गया 200। और इसका आंसर आपको कितना है 200 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर आंसर, सॉरी मीटर पे स्क्वायर आता है यहाँ पे। तो ये 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो मेरे ख्याल से कुछ परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मैं अगला प्रश्न लिखने जा रहा हूँ, आप लोग यही मेरे साथ बने रहे। तो दोस्तों
अगला और तीसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, वो नाव तथा धारा से प्रश्न लिया गया है। अगर आप लोगों को प्रश्न में कोई असुविधा हो तो मेरे वीडियो में डाला गया है, समीर सर की पाठशाला आप सर्च करें, उसमें जब आएगा वीडियो आपको, उस वीडियो में नाव और धारा का प्रश्न दिया गया है, उसे अवश्य देख लें तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फार्मूला जो है वो भी आप लोग की जानकारी में आ जाएगा किस प्रकार से बनता है। तो एक नाव धारा के साथ 15 किलोमीटर जाने में ये दूरी दिया गया है, चाल नहीं है। जाने में 1 घंटा समय लेती है, लौटने में 3 घंटा समय लेती है। यानी धारा के साथ जाता है तो 15 किलोमीटर धारा के साथ जाता है, उसे 1 घंटा समय लगता है। क्योंकि धारा के साथ जाता है तो समय कम लगेगा, क्योंकि धारा का सपोर्ट मिलता है उसे। और लौटता है तो यानी धारा के विरुद्ध लौटता है वो, तो उसे कहते हैं आपको 3 घंटा समय लगता है। तो शांत जल में, जब शांत जल यानी कि धारा के साथ भी नहीं, धारा के अपनी चाल होती है शांत जल की चाल, जिसमें नाविक की चाल जिसे कहते हैं, तो 20 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा। तो मैं शांत जल में चाल मानता हूं। देखिए मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझने में सुविधा हो, इसलिए मैं लिखता हूं शांत जल में चाल, जिसे नाविक की चाल भी कहते हैं, तैराक की भी चाल कहते हैं, नाव की भी चाल कहते हैं, इसे मैं मानता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स, इसका नाम मैंने रखा है y/km/h, ये मैंने नाम रखा है। अगर नाव की चाल धारा के साथ होगा, नाव की चाल धारा के साथ होगा तो हो जाएगा x + y, यानी कि धारा के साथ चल रहा है। और नाव की चाल धारा के विपरीत होगा x - y, ये करना होता है। और नाव की चाल धारा के साथ, अगर जब किसी प्रश्न में नाव की चाल धारा के साथ दिया हो और नाव की चाल धारा के विपरीत दिया हो और बोला हो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दिया जाता है। और फिर किसी प्रश्न में शांत जल में नाव की चाल धारा के साथ और नाव की चाल धारा के विपरीत दोनों ही दिया गया हो, अब पूछिए धारा की चाल क्या होगी, ये दोनों का उसे माइनस करके 2 से भाग दे दिया जाता है। यही है प्रश्न की कहानी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग पूछा है। तो सबसे पहले मुझे शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना होगा, क्योंकि जो है ये पूछ रहा है कि 20 किलोमीटर शांत जल में 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात, इसे मैं फाइंड करता हूं। चाल जो है वो होता है दूरी बटा समय। तो दूरी है 15 किलोमीटर और टाइम लगता है आपको 1 घंटा। तो चाल कितना हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये चाल कौन सा है, शांत जल में नाव की चाल नहीं, बल्कि ये चाल हो गया आपको नाव की चाल धारा के साथ। मैं बता दूं, आपको लाइनिंग कर देता हूं। ये नाव की चाल धारा के साथ है और ये सिर्फ है शांत जल में नाव की चाल। ये नाव की चाल धारा के साथ यानी कि धारा के साथ जुट करके चलने का है। और दूसरी बात, नाव की चाल धारा के विपरीत निकालना है। तो यहाँ x + y तो कोई सवाल नहीं है यहाँ पर, चूंकि समय नाव की चाल धारा के साथ दिया हुआ है। अब धारा के विपरीत निकालना है तो उसमें लौटने में लगेगा 3 घंटा समय, यानी कि दूरी बटा चाल। दूरी तो वही है, अंतर नहीं हुआ। 3×5 = 15 हो गया 5 किलोमीटर/आवर। यानी कि अगर वो धारा के विपरीत चलता है तो वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही चल पाता है। ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये ज्यादा समय लगता है, मैं समझाने के लिए तोड़ तोड़ के लिखता हूँ। इस प्रकार से क्या है कि उसे अब क्या है कि शांत जल में 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले शांत जल में चाल निकाल लेते हैं। तो मैंने बताया था जब शांत जल में चाल में x निकालना हो तो नाव की चाल धारा के साथ प्लस नाव की चाल धारा के विपरीत x + y प्लस x - y बटा 2। कितना बार में कट गया, ये 20 है तो ये कट गया आपको 10 बार में। यानी शांत जल में नाव की चाल हो गया 10 किलोमीटर/आवर। अब निकालना आपको 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है क्या, दूरी बटा चाल, बताइए आपको। तो दूरी टोटल दिया है 20 किलोमीटर और शांत में नाव की चाल में निकाला 10 किलोमीटर। तो 10 दूना 20, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा। ये होता है आपका आंसर और ये आपको है बी नंबर में। तो दोस्तों
इतना मैंने इसलिए समझाया कि जो नए छात्र हैं उनको समझ में आ जाए कि ये होता क्या है, नाव की चाल, अकेले सांवजन में चाल क्या होता है, ना धारा के साथ क्या होता है, उसके बाद नाव की चाल धारा के साथ दिया गया हो और धारा के विपरीत दिया गया हो तो वैसे में सांवजन में चाल क्या निकालेंगे। तो इससे आपको फाइंड हो जाएगा। एक्स का मतलब हो गया सीधा ये मैं यहाँ स्टार का चिन्ह लगाता हूँ और यहाँ पर भी स्टार का चिन्ह लगाता हूँ। मैंने ये फाइंड किया यहाँ पर। ये फाइंड करने के लिए नाव की चाल धारा के साथ प्लस नाव की चाल धारा के विपरीत बटा 2, तो ये निकालने के लिए। अगर वाई निकालना होता तो नाव की चाल धारा के साथ माइनस नाव की चाल धारा के विपरीत बटा 2 करना पड़ता, ये धारा की चाल निकल जाती। तो यहाँ पर सांवजन में वो चाल बोल रहा है, इसलिए मुझे नाव की चाल धारा के साथ निकालना पड़ा। तो मैं अब अगला प्रश्न लिखने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग यही बने रहें और बिहार एसएससी की परीक्षा अब तो होने ही वाली, वैल्यू हर सेट की बरकरार रहती है। मैं अगला प्रश्न लिखने जा रहा हूँ, यही बने रहें। तो दोस्तों अगला 4 नंबर का प्रश्न आपके सामने। दो संख्याओं का गुणनफल उस संख्या के योग से 23 अधिक है यदि उन संख्याओं का अंतर 2 हो। पहले बात तो यह कि संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है एक्स वाई, माना कि उसका गुना जो है उसका फिर योग यानी एक्स प्लस वाई से वो 23 अधिक है, एक्स इंटू वाई। यदि उन संख्याओं का अंतर डिफरेंस जो बोल रहा है वो 2 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा, एक्स इंटू वाई फाइंड करना है हमको। तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर एक क्वेश्चन को अलग अलग इसे ले रहा हूँ। जिस पर मेरे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है वो शायद रीडिंग का है और बहुत ही कम समय में काफी लोग देख चुके हैं। उस प्रकार से मैं इसको भी काफी अलग अलग क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ। आप देख ही रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन लिया, फिर मैंने और भी लिया, फिर ये नंबर सिस्टम से बता रहा हूँ। तो इसमें आपको करना क्या है कि देखिए बहुत ही आसान है। ये दो संख्या गुणनफल उस संख्या के योग से 23 अधिक है। तो इसे पहले छोटे सेकंड नंबर देता हूँ, यहाँ कोमा दे देता हूँ। यदि उन संख्याओं का अंतर 2 हो, माना कि एक संख्या x है और दूसरा y है, दोनों का अंतर कितना हो गया, बराबर इक्वल टू 2, दोनों डिफरेंस हो गया 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपको, y2 प्लस y, ये x का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है तो इसका जो गुणनफल है, नीचे ज्यादा जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे पैर में, थोड़ी सी मैं बता चुका हूं। तो ये जो है x इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 23, यानी कि इसका गुणनफल इसके योग से जो है लिखा हुआ, इसके जोड़ से 23 अधिक है, इसमें इसको माइनस कर दिए तो हो गया 23। अब x का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 प्लस वाई। तो x का वैल्यू पे लिख दीजिए 2 प्लस वाई इंटू 2 माइनस फिर x का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व कर दिया, हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस, अब ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये सब माइनस में आ जाएगा। तो पहले अंदर में प्लस कर ले, ये 2y हो जाएगा, यानी कि 2 और प्लस अंदर में 2y है, ये आप लोगों को पता है यहाँ पे जगह पे। इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 23, ये माइनस और प्लस कैंसिल, यानी कि आपस में हो गया माइनस हो गया। क्या बचा आपको 2y, सॉरी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 2y प्लस y स्क्वायर। मेरे साथ एक भूल है, कभी मैं बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ कभी कभी, और कभी कभी मैं बोल लिख कुछ देता हूँ बोल कुछ देता हूँ, और कभी थोड़ी बहुत भूल हो जाती है। तो ये हो गया 2y प्लस y स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद अब बचा क्या है, y स्क्वायर माइनस 2, इधर माइनस चला जाएगा तो हो जाएगा कितना, ये 25 हो जाएगा। ये तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, और स्क्वायर जब इधर चला जाएगा तो चला जाएगा रूट, यानी कि y का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपको, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, y बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, कंपटीशन के छात्र यूं ही बनाते हैं, मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ इसलिए ताकि विद्यार्थियों को असुविधा ना हो, थोड़ी समझे, लेकिन धीरे धीरे फास्ट होना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर मैंने क्या, इसमें जाकर के मैंने प्लस कर दिया 25, स्क्वायर बच गया था, स्क्वायर जो है इसका इधर आ गया रूट में, तो हो गया इसका मान 5। y का मान तो निकल गया, x का मान निकालना है। x का मान के लिए आप क्या करोगे, इसमें पुट करते x का मान निकालने के लिए, y का मान हम कितना 5 निकला, तो x माइनस y का मान निकला 5 बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाके प्लस 7, यानी कि आपको x इंटू वाई
या एक्स वाई बराबर कितना होगा 5 गुने 7 बराबर 35। ये हो गया आपका आंसर और आंसर 35 आपको है ये बी नंबर में। तो दोस्तों मैंने ये 4 नंबर भी सॉल्व किया। मैं आगे देखता हूँ, कुछ प्रश्न और लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग यही मेरे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बनाने की। और मैं प्रश्न लिखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगला 5 नंबर प्रश्न आपके सामने में है। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज से प्रश्न दिया गया है कि लंब एवं आधार, समकोण मतलब जिसका एक डिग्री एक जो है साइड होता है वो 90 डिग्री हो, तो लंब एवं आधार क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर से पूछा है परिमाप। तो त्रिभुज मान लें कि इस प्रकार का होता है, ऐसा क्षेत्रफल होता तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाता है। चलिए मैंने बना दिया इस प्रकार का। और हमेशा ये एच होता है, ये बी होता है, बी से आधार, और ये बी होता परपेंडिकुलर यानी कि ऊंचाई होता है। इसे एल भी कह सकते हैं आप, चाहे जिसे एल भी करते हैं। ऐसे एल का मतलब त्रिज्यक ऊंचाई होता है। तो खैर जब पेरीमीटर होता है तो सबको ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए सबको त्रिभुज का लंब आधार क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप ज्ञात करें। देखिए इसका लंब एवं आधार, तो लंब दिया गया है इसका 8 सेंटीमीटर और आधार दिया गया आपको 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप तभी प्राप्त होगा जबकि आपको इसका ये विकर्ण प्राप्त हो जाएगा, है ना, डायगोनल प्राप्त हो जाएगा ये आपका। तो इसके लिए परिमाप के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। एच स्क्वायर बना होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। अगर ये रूट नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, या हो जाएगा रूट, तो हो गया आपको कितना 64 और प्लस 36। ये होता है आपको 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो चलिए दोस्तों ये 10 आपको पता चल गया, यहां निकल गया ये 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है परिमाप। परिमाप होता है आपको L इंटू बी इंटू एच, या आपको आप कर सकते हैं, है ना, L इंटू बी इंटू एच। तो आप लिखते पी एच एच प्लस बी, एच प्लस पी प्लस बी। आपको ज्यादातर आपको एल ही लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपको त्रिज्यक ऊंचाई को जो है, तिरछी ऊंचाई को एल से संबोधित किया जाता है। और मैंने ये आपको ट्रिगोनोमेट्री का आधार बता दिया। तो आपको एच हो गया इसमें कितना 10, बी कितना हो गया 6 और पी कितना हो गया आपको 8। सबको ऐड कर दे, आपको हो जाएगा 16, 24, 24 यानी 24 सेंटीमीटर। यह है आपका आंसर। और ये आंसर नंबर आपको ना बी में ही आपका आंसर है 24 सेंटीमीटर। कोई टफ तो नहीं था, बहुत ही आसान था। अब मैं अगला प्रश्न लिखने जा रहा हूँ। आप लोग यही मेरे साथ बने रहे, वो भी अलग ही टाइप का कुछ होगा। और ये सेट को आप लोग सबको अवश्य देख करके एग्जाम देने के लिए जाए। दोस्तों मैं अगला जो प्रश्न लेके आऊँ बहुत ही मजेदार प्रश्न है। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं। इसमें क्या है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये सभी बातें बनाने की होती है। मुद्दा तो होता है कि क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक स्कूल के 120, मैंने यहाँ लिखा है 120 विद्यार्थियों में समान मात्रा में मिठाई बांटी जानी थी, परंतु इस अवसर पर 30 विद्यार्थी अनुपस्थित हो जाते हैं। प्रत्येक को एक एक मिठाई अधिक मिलता है। क्योंकि अनुपस्थित हो जाने के कारण क्या होता है, 30 जब घर जाते हैं तो हर को एक एक मिठाई अधिक मिल जाता है। तो कुल मिठाइयों की संख्या क्या है? तो प्रश्न में थोड़ी भूल थी, तो मैंने उसे सुधार किया। तो माना कुल मिठाई की संख्या x, तो x बाय हो गया 90 और माइनस x बाय हो गया 120 120 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने छात्र जो आए हैं इनको एक एक मिठाई अधिक मिल रही है और ये इक्वल वाले थे, तो इनमें से इसको घटाए तो एक जो अधिक मिठाई मिल रही थी वो संख्या प्राप्त हो गई। अगर नहीं समझे हो तो बाद में आप लोग वीडियो में पॉज करके समझ जाएंगे। यहाँ पर मैंने इससे भाग देकर ये किया कि इतनी मिठाइयां थी जो अधिक वितरित हो रही है और ये मिठाइयां थी जो इक्वल थी। तो अधिक में ये वाली मिठाई जो है माइनस हो गई, जो अधिक मिलती थी एक एक वो 1 यहाँ आ गया। अब मेरा एक नियम ये होता है कि मैं अक्सर ये इधर गुना करता हूँ, ये इधर गुना करता हूँ और ये नीचे गुना करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल सा एलसीएम लेना चाहूंगा क्योंकि वो ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर जो है 90 और 120 का एलसीएम होता है 360।
जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो 90 लिख लें और 120 लिख लें और इसका एलसीएम ले लें। पहले 2 से लेंगे आप, क्योंकि पहले जो स्मॉल होता है लेटर उससे ही लिया जाता है। तो 90 और को भाग दीजिए आप इसमें, तो होता है आपको 9 चौके 36। 4 बार में 4 इंटू एक्स होता है 4x और इधर हो गया माइनस 12 36 12 36 हो गया 3x इक्वल टू 1। ऊपर कितना बचा 4x माइनस एक्स 3x इक्वल टू बचा x और 360 यहां चला गया, देयरफॉर इसलिए x बराबर हो गया 360 यानी 360 मिठाई। ये हो गया आंसर। तो मिठाई कुल संख्या हो गई 360, ये है आपका आंसर नंबर सी। अब मैं अगला और आज का अंतिम प्रश्न लिखने जा रहा हूं और देखता हूं अगर हो सके तो वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है तो फिर भी आप लोग का सहयोग ये रहे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप लोग कमेंट में लिखेंगे सर आप वीडियो बनाएं तो मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बिहार की परीक्षा तो होने वाली है और मैंने संभवतः मेरे कंफर्म तो नहीं, मुझे सुनने में आया कि शायद नेट भी बंद रहेगी 2-3 रोज के लिए। अगर आप लोग इसी विषय में जानकारी हो तो आप लोग नोटिफिकेशन मुझे बता दें, सॉरी इसमें कमेंट में कि सर नेट इतने दिन में बंद रहेगी, तो मुझे जानकारी हो जाएगी तो मैं वीडियो बना कर रखूंगा, बाद में लोड कर दूंगा। और लाइव तो फिलहाल तो आ ही नहीं पाऊंगा, वैसे भी लाइव आने में बड़ी समस्या होती है। शाम में मैं काफी प्रयत्न किया था परंतु इसके बाद लाइव नहीं आ पाया। तो आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन यदि जो देखते हैं उनका मैं कमेंट अवश्य देखता हूँ, अभय को देखता हूँ और भी स्टूडेंट्स हैं उनका देखता हूँ मैं। अभी चूंकि एट ए टाइम याद नहीं आता है ना मुझे नाम, इसलिए जो ज्यादा कमेंट करते हैं जो ज्यादा आते हैं मेरे साथ उनका नाम मैं ज्यादा जानता हूँ। और मैंने दीपक को कह रखा है कि उनको पुरस्कार भेजना है, तो आज मौसम काफी ये है खराब है, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, फिर मैं देखता हूँ मैं उनके लिए पुरस्कार भेजूंगा। तो मैं अब जो है ये पुरस्कार मैं इसलिए भेजूंगा कि सामने में जो ऑनलाइन आता हूँ लाइव उसमें उन्होंने ज्यादा जवाब दिया था और मैं अभी गिवे का अवार्ड वो चालू नहीं किया है, फिर भी मैंने उनसे प्रसन्न होकर खुश होकर के मैं उन्हें कहा था मैं पुरस्कार दूंगा। तो ये मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ, जब लाइव में बहुत ज्यादा आने लगे 25, 30, 50 लोग आने लगे तब मैं ऐसा करूंगा। अगला मेरे साथ आप लोग बने रहे, धन्यवाद। तो दोस्तों आज का 7वां नंबर और अंतिम प्रश्न जो है आपके सामने में है और इस प्रश्न को आप देखें बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ये लिखा हुआ है कि 4:5:4 4:5:7 का वैयुक्त कर्मानुपात क्या होगा। तो वैयुक्त कर्मानुपात मैं एक बार बता चुका था कि जब 2 में हो तो प्रॉब्लम जैसे कि 4 और 5 होता है 4:5, इसका वैयुक्त तब सीधे 4:5:4 लिख देते ना तो भी आपका आंसर हो जाता है। मैं ये कहना चाहता अगर ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा आप लोगों को, यदि आपका 2 ही पूछता 4:5 का वैयुक्त कर्मानुपात क्या होगा, इसके सीधा 5:4 हो जाता इसका आंसर एक ही बार में। लेकिन ये होता कैसा, ये पलटता नहीं है। वैयुक्त कर्मानुपात क्या होता है, ये उल्टा नहीं होता, बल्कि 1/4 और 1/5 होता है। लेकिन इसका होने का कर्म इस प्रकार से नहीं है, कुछ तरीका अलग है, उस तरीके से ये भी होता है, उसी तरीके से ये भी होता है। तो आप ये तरीका आज जान ले और ये सिर्फ ये 5 इधर और 4 इधर क्यों हुआ वो उसी तरीके से हुआ जो आज बताने वाला हूं और इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो जान जाएंगे। तो सबसे पहली बात वैयुक्त होता है 4 का 1/4, 5 का होता है 1/5 और 7 का होता है 1/7। ये होता है वैयुक्त कर्मानुपात 1, 4 और 5। बीच में आप रेशियो का विष्णु का जो है ये अनुपात का आप दे सकते हैं चाहे तो, जगह का थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम मैं ले लूं, यहाँ पर थोड़ा सा काम है। तो 4, 5 और 7 का आप ले लें एलसीएम, 4, 5 और 7 का एलसीएम ले लें। तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि चूंकि ये जो है इसमें किसी से मतलब कोई विभाजित हो नहीं रहा है तो सबका आपस में गुना कर दे, हो जाएगा 140 हो जाएगा। 7 × 35 35 और 70 40 7 × 14 140 हो जाएगा, 5 × 20 और 7 × 140 हो जाएगा 140, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 140। इस प्रकार से आप अब क्या करें कि प्रत्येक जो संख्या दी हुई है सब में आप इंटू इसकी मैंने यहां जगह लिया थोड़ा सा 140 गुने 140 और गुने 140 आप कर दें। देखिए आपके सामने में अब प्रत्येक को इसमें काट डालना है, इससे 4 से गया 35 बार में, 5 से चला गया आपको 28 बार में, 4 से 35 बार में, 5 से 28 बार में और 7 से 20 बार में।
आपका हो गया, आपको वृत्त का अनुपात का रेशियो हो गया 35:28:20 और ये आपका आंसर है ए नंबर में। जी हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? इसका आप लोग जो है नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने रीजनिंग करके दिया था कि इसको आप लोग सॉल्व करें। मुझे काफी अच्छा लग गया, परंतु देखा बहुतों ने सॉल्व किसी एक ने किया था। उसका नाम मुझे ये नहीं पता, वरना नाम मैं जरूर लेता हूं उनका। और मुझे काफी अच्छा लगा कि वो इतने सिंसियर थे और इतने मतलब ये थे कि उन्होंने जरूर से जरूर उनको जो है क्वेश्चन को जो मैं देता हूं क्वेश्चन क्विज में, तो ये आप लोग के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आप लोग क्विज में सोल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं अगर उसमें देता हूँ आपका सही है गलत है, अगर सही होता है तो आपका मनोबल बढ़ेगा। इसलिए यदि मैं क्विज में कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूं तो इसे अवश्य बनाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जहां तक भी हो आप इसमें ये जो हेल्प करें और जो है सबके लिए ये फलदायक है, अच्छा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं प्रत्येक रोज रात्रि 8:30 से 10:30 तक ऑनलाइन लाइव आता हूँ। अगर आप लोगों को जो है पढ़ाई से संबंधित ज्ञान की जानकारी लेना हो तो उस समय अवश्य आवे। और अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो मैं नहीं आ पाता हूँ, लेकिन मैं आता रोज हूँ, बैठता रोज हूँ, फिर चला जाता हूँ। इसके साथ ही मैं लेता हूँ विदा। तो तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में मैं अच्छे विषय लेकर फिर आऊंगा। और जीके के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पीसी तो है नहीं, जिस वजह से मैं तो बस जीके को मैं ही प्रकार से ढक के जिस तरह से बनाया था उससे और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद मैं लेता हूँ विदा। तब तक के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार और बाय।